एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से टनल बनाया जाता है रोड के लिए, ब्रिजेस के लिए, मेट्रो के लिए, रेलवे के लिए। किस तरीके से टनल बना सकते हैं, कौन सा टनल स्पेसिफिक है जो सबसे चीप है, कौन सा टनल सबसे महंगा है, कौन सा टनल बनाने पे आसान काम होता है, कौन सा टनल बनाने में ज़्यादा मेहनत होता है। इसके स्पेसिफिक 4 ही पार्ट होते हैं। द फर्स्ट वन इज कट एंड कवर टनलिंग मेथड। ये सबसे मेहनतदार काम है कि आपको पूरा रोड ब्लॉक करके, पूरी ज़मीन खोद के उसमें टनल बनाना है, फिर उसमें कवर करना है। द सेकेंड वन इज टनल बोरिंग मशीन मेथड। सबसे आसान लेकिन सबसे महंगा टनलिंग मेथड। द थर्ड वन इज ड्रिल एंड ब्लास्ट टनलिंग मेथड। सबसे सस्ता और सबसे आसान, लेकिन बहुत सारे इसमें भी इफ एंड बट है, कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी रहेंगे। एंड द फोर्थ वन इज जैक्ड बॉक्स टनलिंग मेथड, जो आज आप कल सुन रहे हैं कि रोड के नीचे से और ब्रिजेस के नीचे से, रेलवे के नीचे से बिना ट्रैफिक रोके, बिना रेलवे को रोके एक दिन में ही अंडरलाइन बना दिया जा रहा है कि अंडरलाइन पाथवे बना दे रहे हैं, एक ही दिन में ब्रिज बना दे रहे हैं, हाई रिकॉर्ड बना रहे हैं सब। तो इसका पूरा का पूरा डिटेल हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। मैं पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सिविल गुरुजी। इस टॉपिक को चूज करने के पीछे एक छोटी सी कहानी है कि हमारे ऑनलाइन मॉडल के जब मैं डाउट सेशन ले रहा था तब एक इंजीनियर ने मेरे से पूछा कि सर टनल कैसे बनता है। तो वो बहुत ही छोटा समय होता है डाउट सेशन का और बहुत सारे डाउट्स होते हैं आप लोगों के, उसको हम डिस्कस करते हैं डेली शाम को 7 बजे। तो इसलिए मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि ये टॉपिक आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो टनल बनाने का एकदम बेसिक सा रीज़न होता है कि हमको ज़्यादा काम ना करना पड़े। किस तरीके से देखते हैं, तो सबसे पहला पार्ट है कट एंड कवर टनलिंग मेथड। कट एंड कवर से क्लियर है कि पहले काटना है फिर कवर करना है, कि पहले हमने पूरा काट दिया उसके बाद हमने उसको कवर कर दिया। कट एंड कवर टनलिंग मेथड, इसको मैं वीडियो के फॉर्म पे आपको दिखाता हूं कि बहुत पुराना पैटर्न है। सबसे ज़्यादा लेबर कंज्यूम होते हैं इस काम पे, सबसे ज़्यादा इक्विपमेंट लगते हैं, सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा मटेरियल एक्सकवेट करना है, पूरा मटेरियल एक्सकवेट करना है तो कहीं डंप भी करना पड़ेगा। समझाता हूं मैं कैसे, कि ये ऊपर का एक पैनल है कि ये कंटिन्यूअस आपको रोड इसमें टनल बनाना है, तो आपने कुछ इक्विपमेंट्स लिया है, जेसीबी लिया है, क्रेन लिया है और अपना पूरा ऑफिस सेटअप किए। इसके बाद सबसे पहला काम होता है हमको अपना मार्किंग करना, कि जो लेआउट की बात करते हैं कि कहाँ से हमारा टनल स्टार्ट होगा, मतलब ये हमारा एंड पोर्शन है और यहाँ से हमारा टनल स्टार्ट होगा। इसके बाद ये हर जो जितनी चौड़ाई का हमारा रिटेनिंग वॉल होगा उस टनल का, मतलब ये बीच में तो गैप होगा, जब ये बीच की मिट्टी को निकाल लेंगे तो ये रिटेनिंग वॉल बनेंगे। तो रिटेनिंग वॉल यदि हमारा 300 mm का रिटेनिंग वॉल है तो 300 mm छोड़ के हम आइट साइड 200 mm का डेप्थ में मार्किंग करते हैं। करीब करीब 600 mm डेप्थ तक हम आरसीसी वॉल क्रिएट करते हैं, जिससे कि जब हम इस आरसीसी वॉल बनाने के लिए बीच का सॉइल निकालें तो आजू बाजू का सॉइल कोलैप्स ना हो अंदर। तो देखते हैं किस तरीके से कि हमने इसका आरसीसी कर दिया। उसके बाद इस पार्ट में पूरा का पूरा कंक्रीटिंग कर देंगे आउटर लाइन पे, मतलब समझ लो ये हमारे आरसीसी वॉल का शटरिंग का काम करेगा आउटर साइड। उसके बाद हम इसमें पूरा एक्सकेवेशन मशीन की सहायता से इसको पूरा एक्सकेवेट कर लेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि कितना गड्ढा जाना है, कुछ कभी कभी 8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर तक हमको एक्सकेवेट करना पड़ता है। तो उसके हिसाब से हम अपना जो इक्विपमेंट है अर्थ एक्सकेवेटर वो लाएंगे। तो पूरा ये सॉइल निकाल के हम कहीं स्टोर करेंगे या तो हम कहीं शिफ्ट कर देंगे। यदि शिफ्ट करेंगे तो भी आपको सिखाया गया आपके बिलिंग के सेक्शन पे कि किस तरीके से आप इसको शिफ्ट करने का चार्ज लोगे, क्योंकि 50 मीटर तक ये सॉइल निकाल के 50 मीटर तक रखने के लिए तो एक नॉर्मल कॉस्ट लगता है कि एक्सकवेशन के रेट में इंक्लूडेड रहेगा। लेकिन 50 मीटर से ज़्यादा फेंकने के लिए बात करें, कहीं दूर फेंकने की बात करें तो आप एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हो। ये कंप्लीट आपके बिलिंग सेक्शन में सिखाया गया है। तो ये आप एक्सकवेट करते हो, एक्सकवेट करने के बाद आप मटेरियल रखते हो। इसके बाद इसको सपोर्ट, क्योंकि ये हो सकता है ना ये तो बहुत लंबा होगा भाई, रिटेनिंग वॉल है तो 150 मीटर 200 मीटर की कहानी नहीं होगी, ये तो करीब करीब टनल के साथ ही चलेगा। तो ये पूरा टनल एक साथ कास्ट नहीं होता, हम पैचेस वाइज काम करते हैं। करीब करीब 3 मीटर 4 मीटर का एक पैचेस बनाते हैं और पैचेस में हम यहाँ पे सपोर्ट लगाते जाएंगे, गड्ढा करते गए और पैचेस में हम एंड सपोर्ट लगाते गए और एक एक के बाद रिपीट काम करते गए। कि जो हमने एक्सकवेट किया था उसमें हमने शटरिंग लगाया, एंड ब्लॉक किया, मतलब जो सॉइल है उसको हमने ब्लॉक किया। अब इसमें हम रेनफोर्समेंट डाल देंगे शटरिंग के बाद। रेनफोर्समेंट, रिटेनिंग वॉल की रेनफोर्समेंट, इसकी डिजाइनिंग अलग होती है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बेस्ड कंडीशन है ये कि हमने ये रेनफोर्समेंट, अभी इतना हैवी है कि लेबर की बस की बात नहीं है। ये पूरा का पूरा मैकेनिकली ऑपरेटेड है, सिर्फ क्रेन और जेसीबीज और हैवी इक्विपमेंट से ही काम हो सकता है। ये हमने रेनफोर्समेंट उठाया, इसमें डाल दिए। इसके बाद हम इसको कंक्रीट से पोर कर देंगे। एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे कि हमने यहाँ पे
कपलर लगाए हुए हैं। अभी तक आपने रेनफोर्समेंट कॉलम पे कपलर सुना होगा कि कॉलम पे हम कपलर लगा देते हैं, ऊपर से कॉलम ज्वाइन करते हैं, जो लैपिंग लेंथ होता है उसको हटा के हमने कपलर लगा दिया। लेकिन यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल कपलर लगा रहे हैं। आगे मैं बताऊंगा क्यों लगा रहे हैं, इसको स्लैब में काम आएगा। ये जो ऊपर भी लगा है और इसके जस्ट नीचे भी लगा है, जैसे ये ऊपर पार्ट में कुछ पार्ट छोड़ के हमने यहाँ कपलर लगाया हुआ है, उसी तरीके से नीचे भी, मतलब नीचे भी एक हाइट छोड़ के हमने ऊपर यहाँ पे भी कपड़ा लगाया हुआ है। आगे देखेंगे क्यों लगाया हुआ है। और इसमें हम कंक्रीटिंग पोर कर देते हैं कि पूरा कपड़ा कंक्रीटिंग सेट करके ये कंटिन्यूअस जब तक हमारा एक पूरा कपड़ा बाउंड्री वॉल तैयार ना हो जाए। बाउंड्री वॉल तैयार होने के लिए पैरेलल चलते रहेगा, एक के बाद एक के बाद एक, ये लगातार इसी तरीके से हर एक पार्ट में इसको रिपीट करते जाएंगे अपन, जब तक ये पूरा कवर ना हो जाए, हमारे काम करने का इनिशिएट कंडीशन ना आ जाए। अब एक दूसरे तरीके से दिखाता हूं मैं। अब इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं हम कि हमने ये एक्सकवेट किया। एक्सकवेट करने के बाद इसमें हमने रेनफोर्समेंट डाला। रेनफोर्समेंट डालने के बाद हम इसको कंक्रीटिंग करते जाएंगे और इसको पैरेलल चलाते जाएंगे। देखो ये तरीका क्या हुआ कि जब मैं यहाँ पे काम करूँगा अंदर, तो जो बाहर की मिट्टी है वो अंदर ना गिरे, इसलिए हमने एक रिटेनिंग वॉल बना दिया है। आगे लेके चलता हूँ। इस रिटेनिंग वॉल के बाद हम वापस आते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है। देखो ये दो हमने रिटेनिंग वॉल बना दिया, आइट साइड का ये क्रॉस सेक्शन है, दो हमने आइट साइड का रिटेनिंग वॉल बना दिया। अब क्या होगा कि हमने पूरा का पूरा सॉइल बाहर निकाल लिया, जो अंदर के सॉइल थे उसको बाहर निकाल दिए और एक हॉरिजॉन्टली सपोर्ट दे दिया। नहीं तो क्या होगा कि इसमें लोड ज़्यादा है, तब तक ये कोलैप्स ना हो जाए, और जब तक सपोर्ट नहीं रहेगा इसमें कितना भी स्ट्रेंथ है तो ये कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए अपन क्या करते हैं कि इसमें सपोर्ट देते हैं और इसके लास्ट में हम नीचे एक टनल बना लेंगे। पहले एक पूरा टनल बना लिए, इसके बाद में फिल किए, पैक किए और सपोर्ट को निकाल दिया। देखते हैं किस तरीके से कि हमने जो बाउंड्री वॉल बनाया हुआ था, इस बाउंड्री वॉल के बाद हमने इसको अब एक्सकवेशन करना चालू किया। एक्सकवेशन पूरा खत्म होने के बाद, जब पूरा एक्सकवेशन खत्म हो जाएगा तो हम इसके ऊपर में ही स्लैब डाल देंगे। मतलब इस एक्सकवेशन को कहाँ तक करेंगे, हमारे टॉप स्लैब के बॉटम तक, टॉप जो हमारा ऊपर का स्लैब है उसके बॉटम तक ही। और जो मैं इससे पहले बता रहा था कि कपलर क्यों लगाए हैं, कपलर इसलिए लगाए हैं ताकि मैं यहाँ पे स्लैब का रेनफोर्समेंट उस जो रिटेनिंग वॉल के रेनफोर्समेंट से टाई कर सकूं। और कपलर में टाई करने के बाद इस पूरे स्लैब को हम कंक्रीट से कास्ट कर देंगे। रीज़न इसलिए है कि ऊपर में यदि हमको ट्रैफिक चालू करनी हो, यदि हमारे पास ज़्यादा दिन ना हो ट्रैफिक को रोक के रखने का, तो हम इसके ऊपर से ट्रैफिक चालू कर सकते हैं। यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टली कोई रोड होगा तो हम यहाँ पे ट्रैफिक चालू कर सकते हैं इसको फिल करके। हमारा काम यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। हम यहीं से ही इसको पूरा का पूरा सॉइल बाहर निकाल लेंगे और आगे चल के जो भी अंदर की काम है वो हम यहीं से ही ऑपरेट कर सकते हैं। आगे लेके चलते हैं। उस एक स्लैब होने के बाद हम उसको पूरा का पूरा एक्सकवेट करके, क्योंकि अभी भी पूरा का पूरा अंदर सॉइल है, क्योंकि अभी तो टनल बनाना है ना, तो अभी तो हमने सिर्फ ऊपर का एक फेस दिया है। उसके बाद हम ये पूरा सॉइल निकालेंगे। सॉइल निकालने के बाद, अब सॉइल का भी बहुत अलग अलग तरीका है यार। यदि आपके पास सॉइल रखने का जगह नहीं होगा तो आप फंस जाओगे। तो जब भी काम चालू करने से पहले आपके पास पूरा का पूरा व्यवस्थित प्लेस होना चाहिए। जो भी क्लाइंट होगा, जो भी गवर्नमेंट होगा, वो आपको बताएगा कहाँ पे डंप करना है। क्योंकि खनिज विभाग बहुत शानदार है, पूरे अवैध खनन हुए पड़े हैं हर एक सिटी पे। उसी अवैध खनन पे ले जाके हम वापस इसको डंप करते हैं, क्योंकि अंदर तो पूरा हॉलो करना है हमको। तो ये पूरा का पूरा सॉइल निकालते जाएंगे और हम एक सपोर्ट देते जाते हैं इस वॉल को। इस वॉल को हम सपोर्ट देते जाते हैं जब तक हमारा नीचे का राफ्ट तैयार ना हो। हम इस वॉल को, जो रिटेनिंग वॉल है, उसको सपोर्ट दिए हैं और जो नीचे में कपलर लगाए थे, अब ये नीचे के राफ्ट को लगा रहे हैं। ये राफ्ट और स्लैब, जैसे कि हमने पहले स्लैब कास्ट किया फिर राफ्ट कास्ट कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है नेचर पे। यदि ट्रैफिक हमको चालू करना होगा ऊपर से तो हम पहले स्लैब कास्ट करेंगे, अदरवाइज स्टैंडर्ड पैटर्न यही है कि पहले राफ्ट कास्ट करो, उसके बाद ऊपर निकलते वक्त स्लैब कास्ट करके आगे बढ़ते जाओ। तो यहाँ पर इस कंडीशन को वाइस वर्सा भी समझ सकते हो। तो हमने इसको राफ्ट कास्ट किया। राफ्ट कास्ट करने के बाद हम कंटिन्यूस आगे बढ़ते जाएंगे कि हमने सपोर्ट निकाला। अब इसके आगे का काम, जो एक पोर्शन तो हो गया, अब इसके आगे का ये सॉइल हम निकालते जाएंगे। और ये जो रिटेनिंग वॉल हम बनाते जा रहे हैं, ये तब तक चलते जाएगा जब तक आप ऊपर कंडीशन में ना हो, जब तक आप रोड पे ना जाओ, ग्राउंड नेचुरल लेवल पे ना जाओ। क्योंकि टनल है तो भैया पूरा जमीन पे ही तो नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं ऊपर भी निकलेगा। तो इसी तरीके से ये पूरा का पूरा सॉइल निकालते जाएंगे, इसमें सपोर्ट देते जाएंगे, सॉइल निकालते जाएंगे, नीचे राफ्ट होते जाएगा और हम इसको कंटिन्यूस आगे बढ़ाते जाएंगे जब तक हम ऊपर ना पहुंच जाए। एक इमेज से और देखते हैं कि पहले क्या किया हमने। पहले हमने वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सकवेट किया और हमने रिटेनिंग वॉल बनाया। रिटेनिंग वॉल बनाने के बाद हमने सपोर्ट दिया। सपोर्ट देने के बाद पूरा का पूरा सॉइल बाहर निकाल लिया। सॉइल बाहर निकालने के बाद या तो पहले आप राफ्ट करोगे या स्लैब करोगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे राफ्ट दिखाया हुआ है, पहले राफ्ट किए, उसके बाद नीचे का टनल बनाया। टनल बनने के बाद ऊपर को फिल कर दिया। ऊपर फिल करने के बाद ऊपर का ट्रैफिक चालू हो गया और ये हमारा नीचे का टनल बन चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आइटम की। नेक्स्ट है सिक्वेंसली ड्रिल एंड ब्लास्ट एक्सकवेशन टनलिंग मेथड।
सिक्वेंसली ड्रिल एंड ब्लास्ट। नाम से ही क्लियर है, सीक्वेंस वाइज काम हो रहा है किसका, ड्रिल और ब्लास्ट का। तो सबसे पहला इस सिचुएशन में काम होता है सर्वे करने का। सबसे पहले आदमी जियोटेक्निकल सर्वे करता है कि भैया सॉइल कैसा है, कैसा नेचर है, कितना ब्लास्ट लगेगा। तो सॉइल का सर्वे होता है, लोकेशन सर्वे होता है, किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। उसके बाद उसमें ड्रिल होते हैं। ड्रिल होने के बाद करीब करीब 4-4 मीटर का ड्रिल होगा। ड्रिल होने के बाद उसमें लोडिंग किया जाता है, बारूद लोड किया जाता है। बारूद लोड करने के बाद उसमें ब्लास्ट किया जाता है। ब्लास्ट करने के बाद जो डस्ट है और ब्लास्ट के एयर है वो वहाँ पे रहेंगे, तो वहाँ पे आप सांस नहीं ले सकते, लेबर जाएंगे तुरंत मर जाएंगे। इसलिए पहले उस वेंटिलेटर से उसको प्रेशर के द्वारा बाहर निकाला जाता है। जब पूरा का पूरा जो डस्ट है, पार्टिकल है, बाहर निकल जाते हैं, एयर वापस ऑक्सीजन सांस लेने के लायक हो जाता है। फिर वहाँ पे हम जेसीबी भेज के जो डिजॉल्व मटेरियल है कि जितने भी बारूद से डैमेज हुए हैं सॉइल, उसको बाहर निकाला जाता है। लेकिन फिर भी कुछ लूज सॉइल बच जाते हैं। भैया डैमेज होगा, सॉइल ब्लास्ट होगा तो जरूरी थोड़ी ये पूरा का पूरा नीचे गिर गया है, तो कुछ दीवारों पे भी होता है, सीलिंग पे भी होता है। तो उसको हम वापस एक जेसीबी ले जाके ड्रिल मशीन से, स्केलिंग नाम है इसका, और हम इसको पूरा का पूरा एक एक पार्ट को साफ करते हैं। मतलब जितने भी लूज मटेरियल है उसको और झड़ा लेते हैं। उस लूज मटेरियल को झड़ाने के बाद जो अंदर के सॉइल है उसको और हार्ड करना है, मतलब और सपोर्ट देना। तो ड्रिलिंग देके हम सपोर्ट देते हैं कि हर एक पार्ट को हम नट और बोल्ट से टाई करते हैं। फिर और ये सीक्वेंस चलते रहता है कि नट बोल्ट से टाई हो गया, फिर एक आदमी आएगा, सर्वे करेगा, फिर उसमें ड्रिलिंग होगा, ब्लास्टिंग होगा। देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहला एक आदमी आया और उसने अपना सर्वेइंग मशीन लगा के पूरा जियोटेक्निकल सर्वे किया। सर्वे करने के बाद ये भाई साहब ड्रिल कर रहे हैं। हर एक पार्ट पे जो आपका आर्क है, जो आपका सर्कुलर है, उस पार्ट पे ड्रिल किया। ड्रिल करने के बाद ये बारूद लगा दे रहे हैं। वहाँ पे बारूद लगाने के बाद एक बत्ती जला दे रहे हैं। बत्ती जलाया, बम फूटा। बम फूटने के बाद जो मटेरियल है, मटेरियल को हम साफ कर दे रहे हैं। उस साफ करने के बाद फिर इसमें सपोर्ट दिया जा रहा है कि ऊपर का सॉइल गिरे ना, और ये काम रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट चलते रहता है। ये जो पोरिंग हो रहा है ये आर्टिफिशियल, मतलब फर्स्ट स्टेज ऑफ पोरिंग है, ये हार्ड स्टेटर नहीं है। ये पोरिंग इसलिए हो रहा है कि इसको नॉन परमिएबल बनाया जाए कि बारिश का पानी होगा, पता चला बहते बहते नीचे आ जा रहा है तो काम करते नहीं बन रहा है, इसलिए इसको हार्ड करके इसमें ड्रिलिंग करके इसको सपोर्ट दिया जाता है और उसको नॉन परमिएबल बना देते हैं कि बारिश का पानी सीपेज ना हो। और ये काम रिपीट हो जाता है, मतलब जब अंदर घुस जाएंगे तो सर्वेयर दौड़ के जाएगा, अपना इंस्ट्रूमेंट लगाएगा। इंस्ट्रूमेंट लगाने के बाद उसका जियोटेक्निकल सर्वे करेगा, भैया कैसा है उस सॉइल का नेचर। फिर जैसे ये बोलेगा कि हाँ भैया सर्वे हो गया, ये पॉइंट है, इतने सारे पॉइंट करना है ड्रिल के लिए, तो ड्रिलिंग मशीन आएगा। ड्रिलिंग मशीन इसमें ड्रिल करेगा। 4-4 मीटर 5-5 मीटर की ड्रिलिंग मशीन होती है। तो जैसे उसका नेचर है काम का, ड्रिलिंग मशीन लाने ड्रिल किया पूरा का पूरा, ये भी ड्रिल हो रहा है। ड्रिल होने के बाद अब एक लोडर आएगा जो बारूद फिट करेगा। ये लोडर आया और भाई साहब पूरे के पूरे में बारूद फिट कर रहे हैं। हर एक जहाँ जहाँ ड्रिल हुआ है सब में बारूद फिट किए और यहाँ पे रस्सी लगा के एक बत्ती ले गए अपने साथ, मारे वहाँ पे माचिस और ये ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के बाद बहुत सारे एयर होते हैं, एयर को बाहर निकालना होता है क्योंकि यही एयर लोगों के जान ले लेते हैं। बहुत सी बार आपने सुना होगा कि क्यों टनलों में जान जाती है, तो रीज़न यही है कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं होता। तो ये वैक्यूम से इसको बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे ही वैक्यूम से बाहर निकलता है तो जो लूज मटेरियल है उसको बाहर निकाला जाता है। और यदि कोई कुछ जगहों पे हम ब्लास्ट नहीं कर सकते, अब पता चला आप सिटी से होके गुजर रहे हो और सिटी के नीचे आप ब्लास्ट करोगे तो ऊपर वाली बिल्डिंग सब हिल जाएंगे, क्रैक डेवलप हो जाएंगे और कुछ भाई साहब होगा तो घर भी गिर जाएगा। एक वीडियो मैंने बनाया है कि घर क्यों गिरा है, मैंने ऊपर ये आई बटन पे दे दिया हूँ, उस वीडियो को जाकर देख सकते हो कि किन किन रीजनों से घर गिरता है। जो फाउंडेशन फेल होता है, स्ट्रक्चर फेल होता है, सॉइल फेल होता है। और इसी तरीके से मैंने एक और वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए कि प्लांट में स्टील कैसे बनता है, कि वो एक्सकवेशन से, कि जमीन खोदने से लेके आपके घर में जो लोहा लगता है उसको किस तरीके से बनाया जाता है, वो भी मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है कि प्लांट में स्टील बार किस तरीके से बनते हैं। आगे लेके चलता हूं कि जहां पे ब्लास्ट नहीं कर पाते हम वहां पे एक्सकवेट करते हैं, हम वहां से डिगिंग करते हैं, उस खुदाई करते हैं एक पार्ट को जहां से हम ब्लास्ट नहीं कर पाते, जहाँ ब्लास्ट प्रोहिबिटेड है, और हम इसको एक्सकवेट जब करेंगे तो फिर से वहाँ सॉइल आ जाएगा। तो दोनों पार्ट यही है कि जब ब्लास्ट से आप इसको लूज कर लो या एक्सकवेट करके लूज करो। उसके बाद इस मटेरियल को हम अपने ट्रांसपोर्टर से, जो हमारा अर्थ मूवर है, उससे एक्सकवेट करवा के ले जाएंगे। अब जब पूरा मटेरियल एक्सकवेट हो गया तो जो लूज मटेरियल है भाई ब्लास्ट करने के बाद, तो जो लूज जो गिर गया था नीचे उसको तो हमने उठा के शिफ्ट कर दिया, लेकिन जो अभी भी चिपका है लेकिन लूज है, वो हो सकता है इन फ्यूचर गिर जाएगा, तो उसको हम अपने एक और एक्सकवेटर मंगाते हैं और वो इस पार्ट को ड्रिल करके पूरा का पूरा जो लूज मटेरियल है उसको बाहर निकालता है। इसका नाम है स्केलिंग। स्केल करता है वो पूरा का पूरा इस पार्ट को कि थोड़ा बहुत भी आगे पीछे रह गया होगा उसको। और फिर जब ये पूरा स्केलिंग हो जाता है तो उसके बाद एक
ड्रिलर मशीन आता है जो कि वर्टिकली पूरे के पूरे ऊपर से कोई सॉइल ना गिर जाए, इसलिए ऊपर के सॉइल को नट बोल्ट से टाइट करता है नीचे पूरा का पूरा प्लेट लगा लगा के, जिससे क्या होगा इस ड्रिलिंग करने के बाद हम इसको एक नॉन परमेबल बनाने के लिए इसमें कास्टिंग कर देंगे रेनफोर्समेंट लगा के। फाइबर मैश लगाते हैं यहाँ पे, रेनफोर्समेंट नहीं लगाया जाता। फाइबर मैश लगाने के बाद ये जो पार्ट दिख रहा है अभी आपको, ये जो पार्ट है वो है फाइबर मैश से कंक्रीट किया गया, फाइबर मैश लगाया गया, फिर उस पे कंक्रीटिंग किया गया है कि नॉन परमेबल बनाने के लिए। अब हम एक हाइड्रोलिक शटरिंग लाते हैं जो पूरा का पूरा इस शेप में बना होता है, हम इसको लाते हैं यहाँ सेट करते हैं और सेट करने के बाद इसको फिट किया जाता है और इसमें कंक्रीट पोर कर दिया जाता है। मिनिमम 250 mm से 350 mm 400 mm तक की इसकी थिकनेस होती है, कंक्रीट से इसको फिल कर दिया जाएगा और एक कंटिन्यूअस रिपीट होते जाता है। जैसे जैसे अंदर एक्सकवेशन होते जाता है, ब्लास्टिंग होते जाता है और ये काम होते जाता है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसानदायक क्या है इस काम पे? सबसे सस्ता तो है लेकिन सबसे बड़ा नुकसानदायक है ये बहुत ही स्लो होता है। एक दिन पे सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मीटर ही मैक्सिमम हम इसमें ट्रैवल कर पाते हैं, मतलब 4 मीटर ही है मैक्सिमम एक दिन में काम कर सकता है। यदि आपको 400 मीटर करना है तो करीब करीब 100 दिन लग जाएंगे आपको ये काम करने में। सिर्फ 400 मीटर की आपको टनलिंग का सिर्फ एक्सकवेशन और इसको फिनिशिंग करने में, क्योंकि इसके बाद तो भी रोड, यदि आप रेलवे लाएंगे तो रेलवे का लाइन बिछाना पड़ेगा, तो बहुत सारे और भी फ्यूचर्स के काम होते हैं। लेकिन सिर्फ ये टनल बनाने में आपको 4 मीटर एक दिन में आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, आज भी स्टैंडर्ड यूज हो रहा है इस इंडस्ट्री में। जिस जगहों पे सिटी या गाँव नहीं है, यदि सिटी के बाहर कोई ऐसा जोन है जहाँ पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे हमको टनल बनाना है, तो सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका यही है। आगे बात करते हैं तीसरे तरीके का, टनल बोरिंग मशीन, इसको TBM मेथड भी कहते हैं। TBM मेथड सबसे आसान लेकिन सबसे महंगा काम है ये, कि पूरी की पूरी इनबिल्ट मशीन है जो यहाँ से खोदते जाएगी, मिट्टी को निकाल के पीछे फेंकते जाएगी और अपना चैनल पे ऊपर सपोर्ट देते भी जाएगा। ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है। कुछ ही लोगों के साथ ये काम हो सकता है, प्योर एक्यूरेसी के साथ हर जगह काम हो सकता है। गांव में भी काम हो सकता है, सिटी में भी काम हो सकता है, पहाड़ी एरिया में भी काम हो सकता है, सैंड में भी काम हो सकता है। टनल बोरिंग मशीन देखते हैं किस तरीके से। टनल बोरिंग मशीन का काम होता है कि सामने से एक्सकवेट करते जाना और मटेरियल को पीछे शिफ्ट करते जाना और साथ ही साथ अपना चैनल का जो वॉल है वो बनाते जाना। लेकिन इसमें सबसे पहला काम होता है इसको सेटअप करना। अब करीब 140 मीटर लंबा ये मशीन है। 140 मीटर लंबा मशीन कहीं ट्रैवल करके तो नहीं ले जाया जा सकता, इसलिए इसको पूरा खोल के ले जाते हैं और इसका ऑन साइड असेंबल किया जाता है। सबसे पहले इसको 100 मीटर का एक उसकी यार्ड बनाते हैं, इसका स्टेशन कह सकते हो, फर्स्ट स्टेशन जहां से स्टार्ट करेगा। और ये बनाने के लिए हमको अगेन मैनुअली जो ब्लास्टिंग और ड्रिलिंग वाला ही काम था उसी तरीके से हमको स्टार्टिंग का इसको फेस देना पड़ता है कि ये रखा है और आगे काम हो। देखते हैं किस तरीके से इसको बनाते हैं। जिस तरीके हमने फर्स्ट वाला काम किया था ना, कटिंग और कवर का, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम इसको चैम्बर बनाने के लिए, इसका जो पहला स्टेशन बनाने के लिए RCC वॉल के साथ ड्रिल और एक्सकवेट ब्लास्टिंग के साथ इसको सफाई करके यहाँ पे हम तैयार करते हैं हमारा पहला स्टेज, ये बोर मशीन को असेंबल करने का। पूरा एक एक पार्ट असेंबल होता है, हर एक पार्ट। सबसे ज़्यादा महंगा यही है कि समय इसको सेटअप करने पे जो लगता है, बस इसके बाद समय नहीं लगेगा। इसके बाद तो सब ऑटोमेटिक होने वाला है, पूरा का पूरा ऑटोमेटेड जनरेटर सिस्टम। जो कहते हैं ना कि आने वाले समय पे लेबर हट जाएंगे इस इंडस्ट्री से, पूरी की पूरी मशीन एक्वायर कर लेगा ये इंडस्ट्री। तो इसको असेंबल किया जाता है, हर एक पार्ट को इसके ऊपर का एक चक्कर है जिससे कि वो कटिंग करेगा और यहाँ पे हाइड्रोलिक की सहायता से स्टार्टिंग पे एक चैनल बना के इसको अंदर भेज दिया जाता है। अब इसका काम है कि यहाँ से एक्सकवेट करते जाएगा, ये जो सॉइल है उसको एक परवलाइज कंडीशन पे, कि वो एक समझ लीजिए कि 20 mm स्टोन के कंडीशन पे और धूल और मिट्टी के कंडीशन पे इसको तोड़ते जाएगा। और यहाँ पे एक बेल्ट लगा हुआ है, कन्वेयर सर्कल बोल सकते हो आप इसको, एक रोटेटिंग कन्वेयर सर्कल है। इस रोटेटिंग कन्वेयर सर्कल से ऊपर जाएगा ये, और यहाँ से ये ऊपर जाने के बाद ये रोटेटिंग यहाँ से उठाएगा, इसको ऊपर भेजेगा और यहाँ से इसको ड्रॉप करेगा। यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है कि ये कन्वेयर बेल्ट के सहायता से ये पूरा का पूरा मटेरियल आगे पहुंचाते जाएंगे बाहर तक। इसी जो यहाँ से टूटता है, भाई यहाँ पे सॉइल होगा तो पूरा का पूरा जाकर बाहर में स्टोर होगा, लेकिन यहाँ पे गिट्टी हुआ तो यही गिट्टी बाद में काम भी आने वाली है। आगे बात करेंगे किस तरीके से। तो ये सॉइल यहाँ पे एक्सकवेट कर रहा है और एक्सकवेट करने के बाद ये कन्वेयर रोटेटिंग सर्कल से यहाँ कन्वेयर बेल्ट तक पहुँचा और कन्वेयर बेल्ट से ये बाहर जाते जा रहा है। ये कन्वेयर बेल्ट से जिस कन्वेयर बेल्ट से बाहर जाता है उसी कन्वेयर बेल्ट के साथ एक और मटेरियल साथ में आता है, वो है मोटार। सीमेंट का मोटार साथ में आता है और ये मशीन क्या करता है, जैसे जैसे एक्सकवेट करते जाता है तो अपने आउटर सरफेस को प्लास्टर भी करते जाता है। ये ऑटोमेटिक कि जैसे जैसे एक्सकवेट करते जाएगा तो आउटर सरफेस को जो नॉन परमेबल बनाने के लिए कि भैया पानी का सीपेज ना हो, इसलिए कन्वेयर बेल्ट से हम मोटार भी साथ ही साथ मंगाते हैं। मोटार अंदर आता है और ये अपने सरफेस को
प्लास्टर करते जाता है। प्लास्टर करने के साथ साथ ये आरसीसी का स्लैब जो चारों साइड, जिससे इसे जस्ट पहले वाले कंडीशन पे जो ब्लास्टिंग वाला कंडीशन था, हम कंक्रीटिंग कब कर रहे थे, लास्ट में कंक्रीटिंग कर रहे थे कि जब टनल आगे बढ़ गया है फिर हम शटरिंग लगा के कंक्रीटिंग कर रहे थे। लेकिन इस टनल बोरिंग मशीन में ये काम नहीं होता, ये काम पहले से ही प्रीकास्ट स्लैब बना लिया जाता है। ये प्रीकास्ट स्लैब है, एक एक पीसेस, उस एक एक पीसेस को लाके यहाँ पे देखो ये हाइड्रोलिक हटा, अब यहाँ पे एक प्रीकास्ट स्लैब आया और ये हाइड्रोलिक फिर से आगे बढ़ते जाएगा। मतलब देखो ये प्रीकास्ट स्लैब है, एक एक अलग अलग पीसेस में है ये, और ये इसी हाइड्रोलिक से इसको फोर्स मार रहा है। तो अब क्या होगा, ये प्रीकास्ट स्लैब को हमको लगाना है, तो ये सब पहले से हम अपने प्रीकास्ट जोन पे कास्ट करते रहेंगे। ये कास्ट करने के बाद 5-5 पीस के सेटअप में हम अपने ट्रैवल से भेजते जाते हैं। ये ट्रैवल से भेजने के बाद ये हमारा प्रीकास्ट स्लैब आया, ये प्रीकास्ट स्लैब सब हाइड्रोलिक की सहायता से ये मशीन इसको उठाया और जाके इसको सेट कर देगा यहाँ पे। और ये इतना वाटर सील्ड करता है कि पानी भी लीकेज नहीं हो सकता यहाँ से। देखो ये हटा, अब यहाँ पे जैक लगेगा, अब यही जैक आगे बढ़ाएगा मशीन को, वही इसी जैक से वो फोर्स मारेगा आगे जाने के लिए। तो हर एक पार्ट को इंटरलॉक करते जाते हैं। इंटरलॉक करने के बाद हर एक पार्ट में ये हाइड्रोलिक जैक इसी की सहायता से इसको धक्का मार मार के आगे बढ़ाते जाता है, जिससे कि एक्सकवेशन होते जाएगा और ये ऑटोमेटिक पूरा का पूरा स्लैब लगाते जाएगा। यही हाइड्रोलिक जैक, इसी को बोलते हैं हम टनल बोरिंग मशीन। महंगा है लेकिन आसान है। ये एक दिन में करीब 15 से 20 मीटर तक एक्सकवेट कर सकता है, 20 मीटर तक टनल बना सकता है, और वेल फिनिश्ड टनल कि एक ही बार में पूरी कहानी खत्म कि भैया बाद में आपको उसमें रोड बनाना है या रेलवे की ट्रैक बिछानी है या आपकी कहानी है, आप बाद में बनाते रहना। इसी के साथ साथ जो मटेरियल बाहर निकला था, जो एक्सकवेटेड मटेरियल बाहर निकला था, उसमें जो स्टोन है, स्टोन के लिए बाहर में एक सेटअप लगा दिया जाता है, जिससे कि स्टोन का एग्रीगेट को और तोड़ ताड़ के उसको जो जिस शेप में कंक्रीटिंग चाहिए, जिस शेप में कंक्रीट चाहिए उस टनल बोरिंग मशीन को, वो यहीं से ही रिसाइकल होके, मतलब जो मिट्टी खोदे हैं, जो सिर्फ मिट्टी है वो कहीं ले जाके डंप कर देंगे, लेकिन जितने भी स्टोन है उसको यहाँ से रिसाइकल करते हैं, और रिसाइकल करने के बाद उसी टनल पे वापस से कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। इसको यहीं पे रिसाइकल किया और इसको वापस भेज दिया हम टनल के कास्टिंग पे, तो थोड़ा सा इकोनॉमिकल हो जाता है, पैसा थोड़ा बच जाता है यहाँ पे। क्या ये का क्या हुआ, टनल बोरिंग मशीन। इसकी कास्टिंग के लिए ये जो व्यवस्था है, इसके एडवांटेजेस बहुत अच्छे हैं कि ये सबसे शानदार तो कम समय पे ज़्यादा काम करता है, कम लेबर लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ स्किल्ड लेबर की सहायता से काम हो जाता है। लेकिन इसकी जो सबसे बुरी चीज़ है वो अपफ्रंट अमाउंट बहुत ज़्यादा लगता है। मतलब पूरी मशीन आपको सबसे पहले खरीदनी होगी, तभी ये लास्ट तक एकदम वेल फिनिश कंडीशन पे लाके देगा। और इसका जो डिसएडवांटेज है, इसमें रिवर्स गियर नहीं होता, ये रिवर्स नहीं आती। मतलब एक बार आगे बढ़ गई तो कहानी खत्म, ये अपने एंड डेस्टिनेशन तक जाके ही मानेगी। ये आप रिवर्स नहीं कर सकते इसको कि आप रिवर्स लेके यार कुछ गलती होगी इसको रिवर्स ले जा सकते हैं, आपको खोल के ही वापस ले जाना पड़ेगा, इसमें रिवर्स गियर नहीं होता। तो ऐसे कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए आगे चल के जितने ज़्यादा इसमें और तरक्की होंगी, जितने ज़्यादा इसके पार्ट्स सस्ते होंगे, या और भी कोई ऐसे इंजीनियर आएंगे जो इसके जो इक्विपमेंट लग रहे हैं उसको सस्ते कर देंगे, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इन फ्यूचर यही टनल बोरिंग मशीन ही है। एक बार और रिवाइज करता हूँ इसको कि ये हमारा प्रीकास्ट है, जिसका थिकनेस करीब 250 mm का होता है, और ये लेंथ और विड्थ एज पर डिज़ाइन होता है कि जितना आपका विड्थ है, क्योंकि जो टनल बोरिंग मशीन है ये 1 मीटर से लेके 20 मीटर तक, मतलब कि करीब 60 फीट चौड़ा तक एक ही बार में ये टनल बना सकता है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना विड्थ है उस टनल का, क्या स्लैब का थिकनेस है, क्या उसका लंबाई है, क्या उसकी हाइट है, उस पर डिपेंड करता है इसकी साइज। और एक काम कैसे करती है, सामने से ये प्लेट लगा हुआ है जिससे एक्सकवेट करेगा, अंदर एक जो कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट की सहायता से एक्सक्वेटेड मटेरियल बाहर फेंकता है। फिर ये स्लैब है जो यही स्लैब को ले जाके लगा देता है, सर्कुलर स्लैब है, सर्कुलर स्लैब अलग अलग पीसेज में होते हैं, स्लैब को ले जाके सील्ड कर देते हैं, और ये हाइड्रोलिक जैक से ये इसी को फिक्स कर आगे फेंकते जाता है। मतलब ये सेट नहीं होगा तो ये आगे नहीं जा सकता, ये सेट होगा तभी तो इसको धक्का मार के आगे बढ़ेगा, धक्का मारेगा तब तक ये फिक्स रहेगा। जैसे ये आगे बढ़ जाएगा, इंटरलॉक कंप्लीट हो जाएगा, तो आपस में सेट हो गए। तो ये पूरी कहानी ऐसी कंटिन्यू चलते रहती है। आगे और लास्ट बात करता हूं वो है जैक बॉक्स टनलिंग मेथड। जैक बॉक्स टनलिंग मेथड आज बहुत ज़्यादा यूज में आ रहा है। आपने एक रिकॉर्ड भी सुना होगा कि रिसेंटली अभी इंडिया में ही एक अंडर ब्रिज बना दिया गया चलती ट्रेन के ट्रैक पे। मतलब ट्रेन को डिस्टर्ब नहीं किया, ट्रेन नहीं रोकी गई, और नीचे से हमने पूरा का पूरा एक अंडर ब्रिज बना दिया। अंडर ब्रिज बनाने का तरीका क्या है कि पहले हमको क्या करना होता था
कि पहले हम ट्रेन को निकालते थे, जो रेल लाइन है उसको हम शिफ्ट करते थे, फिर एक्सकवेट करते थे, फिर वहाँ पे कास्टिंग करते थे, तो जिससे बहुत दिनों तक ट्रेन लाइन डैमेज होता था कि एक लाइन को बंद किए, एक साइड बनाए, फिर एक लाइन को चालू किए, फिर दूसरा वाले लाइन को बंद किए, फिर दूसरा लाइन बनाए। लेकिन अब ऐसी कहानी नहीं है कि भैया दोनों लाइन चलती रहेगी, हम किसी भी ट्रैक को बंद नहीं करेंगे, किसी भी रोड को बंद नहीं करेंगे, हम यहाँ पे भी प्रीकास्ट बनाएंगे और इसको जैक की सहायता से धक्का मारते जाएंगे, अंदर धक्का मारते जाएंगे बिना एक्सकवेशन। अंदर सामने एक नुकीला पार्ट रहेगा, यहाँ पे फोर्स देंगे और अंदर से देखो ये जेसीबी मशीन लगी हुई है, अंदर की जेसीबी मशीन से ही नीचे से खरोच खरोच के मिट्टी को बाहर निकालते जाएंगे। देखते हैं कैसे काम होता है कि हमने पहले अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया, कि एक्सकवेशन करके पहले प्लेटफॉर्म बनाया और यहीं पे ही हम अपना आरसीसी वॉल बना रहे हैं। जो रिटेनिंग वॉल है हम यहीं पे ही कास्ट कर रहे हैं कि इसकी स्लैब, फिर उसकी रिटेनिंग वॉल, उसकी शटरिंग, उसका पूरा रेनफोर्समेंट, उसके पूरे सेक्शन, उसके पूरे हंचे शटरिंग वटरिंग लगा के यहीं पे कास्ट किए, यहीं पे डी शटरिंग किए, यहीं पे क्यूरिंग किए। जब ये पूरा का पूरा सेट हो गया, जब ये पूरा सेट हो जाने के बाद हम इसको धक्का मारना चालू करते हैं। धक्का मारने के लिए हमने एक हाइड्रोलिक जैक लगाया, हाइड्रोलिक जैक से फोर्स मारता है और इसको शिफ्ट कर रहा है अंदर। शिफ्ट करने का तरीका क्या है जी भैया, मैं इसको धक्का मारूंगा, इसको मैं अंदर धक्का मारूंगा तो अंदर जाएगा, लेकिन अंदर कब जाएगा, जब अंदर का मटेरियल बाहर आएगा। तो जो ये होल है, देखो जो ये पार्ट्स है, जो ये अंदर का होल है, यहां पे हम जेसीबी घुसा देते हैं तो क्या करता है, अंदर जाके खरोचने लग जाता है। तो अंदर से खरोच करके थोड़ा सा लूज करता है, धक्का मारते हैं, तो ऊपर का जो पैटर्न है, ऊपर का जो ट्रैफिक है वो डिस्टर्ब नहीं होता। ये पूरा रोड चल रहा है, देखो ये पूरी रोड चल रही है और यहाँ पे ब्रिजेस का काम चल ही रहा है कंटिन्यू। तो ये देखो ये इसका फ्रंट फेस है, यहाँ पे ये थोड़ा सा शार्प एज है जिससे कि ये आसानी से अंदर घुस सके और यहीं पे ही अंदर पे ही जो जेसीबी हमारा वो एक्सकवेट करते रहता है और इसको मटेरियल, इस ब्रिजेस को अंदर हम धक्का मारते रहते हैं। देखते हैं कैसे, देखो ये हाइड्रोलिक से धक्का मार रहा है और वहां से अंदर घुस रहा है। हमने ट्रैफिक बंद नहीं किया है, ये यहाँ से अंदर घुस रहा है और ये दूसरे साइड से बाहर भी निकल गया और दूसरे साइड से जेसीबी एक्सकवेट करते जा रहा है और उधर से वो फ्रीली अंदर आते जा रहा है। तरीका बहुत आसान है, बहुत ही आसानी से इसको अचीव किया जा रहा है और बहुत ही अच्छे पैटर्न पे जो काम कर रहे हैं। अगेन इसमें लेबर की खर्चा कम हो गई, भी एक्सकवेशन करना नहीं पड़ा, मेंटेन करना नहीं पड़ा, नहीं तो पूरा उसको सोरिंग करो, पूरी उसकी क्लोज टिम्बरिंग करो, सॉइल रोको, बहुत सारी तामझाम होती थी। अब सारे काम खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पा जाऊँगा। यार दुनिया में बहुत सारे लोगों की तकलीफें हैं, बस आप अपनी तकलीफ़ों से जीत जाइए, उसी को सक्सेस कहते हैं। सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं होता, सक्सेस कोई मंजिल नहीं होता, सक्सेस राह होता है। जिस राह पे आप चल रहे हैं, जो काम करने में आपको मजा आ रहा है, आपको सेटिस्फाइड हो रहा है, वो काम करने में बहुत मजा आता है। ना रात दिखता है, ना दिन, ना 24 घंटे में भी हमको ऐसा फील नहीं होता कि हम थके हुए हैं। कंटिन्यू आप लोगों के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यदि आपको हमारा मेहनत अच्छा लग रहा हो। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यार सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। कुछ समय के बाद ये कोरोना याद नहीं रहेगा, हो सकता है 4 साल के बाद हमको सिर्फ हमारी यादें रह जाएं कोरोना, लेकिन जो इस समय फंस गया इस कोरोना के चक्कर में वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। बहुत सारे लोग आज भी इस कोरोना को मजाक समझ रहे हैं। वैक्सीन लगवाइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को समझा पाऊंगा। पूरे जोश और जुनून के साथ हर वीडियो में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।